हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम नोट्स। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट की थी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल की एक्सप्लेनेशन, पूरी हमने बुक से समझी थी। आज हम जो अपने नोट से समझने जा रहे हैं कि कैसे इस इतने बड़े क्वेश्चन को हमने 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मीन्स ignoring the separate identity of the company and looks back at the true owners who are in control of the company. Means लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या मतलब उन्होंने कहा है कि जो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, सबसे पहले हम अपने एग्जाम में उसका मीनिंग लिखेंगे, जो कहता है कि इग्नोर करना है हमें सेपरेट लीगल एंटिटी। हमें पता है कि जो कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसे हमने इग्नोर करना है और पीछे देखना है उस कंपनी के कि उसके ट्रू ओनर्स कौन है, जिनके हाथों में कंपनी का कंट्रोल है। नेक्स्ट आगे सर्कमस्टांसेस, वो सारे पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉमन लॉ हमने देखा था ना कि दो एक्सेप्शंस होती हैं, एक आती है हमारे पास ये कॉमन लॉ एक्सेप्शन और दूसरी होती है हमारे पास स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। कॉमन लॉ एक्सेप्शन में सबसे पहले था डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर। इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फाउंड टू हैव बीन कंट्रोल्ड बाय एनिमी एलियंस, इट विल एज्यूम एनिमी करेक्टर एंड कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्ट अप। ये हमने देखा था पिछली, जो समझा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर में क्या होता है कि अगर उस कंपनी के 90% या मेजॉरिटी के डायरेक्टर्स, उसके कंट्रोलर्स कंट्रोलिंग है एंड उसका एनिमी जो कंट्री है उसके लोगों का है, तो वो मानेंगे कि हम एनिमी की कंपनी होगी। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था जर्मन और इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में कंपनी थी लेकिन उसके डायरेक्टर्स मेजर ऑनर्स कौन थे, जर्मन के रेजिडेंट्स। सो यहाँ पे ये जर्मनी कंपनी होगी। वेयर द कंपनी इज अ शैम मीन्स कोर्ट लिफ्ट अप करेगी वेल को। अगर वो कंपनी जो है एक शैम है, मीन्स वो कोई गलत काम कर रही है, इलीगल पर्पस के लिए वो इनकॉर्पोरेट की गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है क्योंकि हमने ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा जो है वो पेजेस का है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए। हाँ, अगर आपको अपना आंसर अट्रैक्टिव बनाना है और ज़्यादा, तो यहाँ पे जो केस था इसका नाम मेंशन कर दो, नहीं एक्सप्लेनेशन लिखनी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पूरे केस की एक्सप्लेनेशन देनी है। आप नाम शो कर दो, पता लग जाएगा कि आपको एटलीस्ट नॉलेज है उस चीज़ की। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन केस कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मींस अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उन्हें अवॉइड करने के लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, अगर वो कंपनी खोली गई है सिर्फ इसीलिए कि उसने कोई बिजनेस नहीं करना, लेकिन वो शेयर होल्डर की एजेंट है। जैसे हमने गवर्नमेंट कंपनी की एग्जांपल ली कि गवर्नमेंट कंपनी इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ द स्टेट, ये एक स्टेट की एजेंट नहीं होती अनलेस इट इज़ परफॉर्मिंग इन सब्सटेंस गवर्नमेंटल फंक्शंस। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है वो वही कर रही है तो इट मीन्स वो गवर्नमेंट की एजेंट होगी। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इट मीन्स यहाँ पे आएगा कि अगर कंपनी खोली गई है टैक्स को इवेट करने के लिए, टैक्स की चोरी के लिए, अपना रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस केस में कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अगर मेंबर्स को बोनस ना हमें ज़्यादा देना पड़े, इस चीज़ के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ के लिए जो कंपनी फॉर्म हुई है तो वो कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा और देखा जाएगा, कोर्ट देखेगी। टू प्रिवेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन केस के पर्सन्स जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। और अगर ये कंपनी ने किया है कंटेम्प्ट तो कोर्ट फाइंड आउट करेगी कि रियल ऑफेंडर्स कौन है, कि कंपनी की यार में कोई लोग ही तो नहीं कर रहे मेरे कंटेम्प्ट ऑर्डर को मेरी ना मान रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसे ना मानना। डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ कंपनी, इन केस जो पर्सन्स कंपनी के वो कम्पिटेंट नहीं है, टेक्निकली कम्पिटेंट नहीं है और कोर्ट को ये पता लग गया तो कोर्ट जो है लिफ्ट अप करवाएगी कॉर्पोरेट वेल को। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो होल्डिंग कंपनी है जहाँ पे उसने 100% ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं और वो सिर्फ इसीलिए बनाई है,
उसने कोई और काम नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है सो दैट कि जो मेन पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसका प्रॉफिट शेयर हो सके, जहाँ वो इलीगल तरीके से कोई बेनिफिट ले सके, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होगा। सेकेंड इज स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट अप होगा। लीगल, यहाँ पे स्टैट्यूटरी मींस लीगल एक्सेप्शंस कौन से आ गए, लीगल सर्कमस्टांसेस कहाँ से आ गए, यहाँ पे कौन कौन से आए। फर्स्ट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, इन केस इफ़ अगर कोई पर्सन जिसने कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है उसको, और उसका कारण है कि जो कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था उसमें मिस स्टेटमेंट, उसने गलत स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे जो ऑनर है या पर्सन है उस कंपनी का लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। वो 6 months to 10 years पनिशमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है 1000 to 1 lakh। सेकेंड इज मिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंपनीज नेम, अगर सेक्शन 12 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि हर कंपनी का एक नेम होता है और पूरा प्रॉपर उसका नेम उसके हर डॉक्यूमेंट्स पे प्रिस्क्राइब होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, और अगर इस कंपनी के नेम की रिक्वायरमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है देन कंपनी और हर पर्सन जो उस डिफ़ॉल्ट के रिस्पॉन्सिबल है लायबल होगा पेनल्टी के लिए, जो 1000 रुपीज़ होगी हर डे जब तक वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करेगा अप टू 1 लाख। अब वो एक दिन का 1000 बोल रहे हैं फ़ाइन और वो चला 10 दिन डिफ़ॉल्ट, तो इट मीन्स फ़ाइन कितना पड़ा, 10,000। थर्ड इज़ फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुई और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको मनी 15 दिन के अंदर अंदर वापस करनी है और कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने, तो ऑफिसर्स जो है वो लायबल होंगे टू पे द अमाउंट प्लस 15% इंटरेस्ट भी वो पे आउट करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, सेक्शन 216 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करे और वो इंस्पेक्टर जो है जितनी भी कंपनी की ऑनर्स हैं या डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन मैटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करे, इन्वेस्टिगेट करे उन मैटर्स को। इन केस कोई डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो ऑफिसर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है फ्रॉडलेंट कंडक्ट एट द टाइम, जब वाइंडिंग अप हो रही है अगर कंपनी ने कोई, ये माना जाता है कि पीछे कंपनी ने कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की थी, देन कॉर्पोरेट वे लिफ्ट अप होगा और वो ऑफिसर्स डायरेक्टर्स लायबल होंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अल्ट्रा वायर्स एक्ट मीन्स वो काम जो कंपनी की पावर में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी कर रही है। हर डायरेक्टर और ऑफिसर उस कंपनी का पर्सनली लायबल होगा उस एक्ट के लिए, जो भी उसने किया कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी की आड़ पे, और वो कंपनी की जो है वो कंपनी को अल्ट्रा वायर्स कर रहे हैं, इट मीन्स उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं है वो काम। जैसे हमने एग्जांपल ली थी लोन की कि कंपनी की लोन लेने की 10,000 तक पावर है लेकिन डायरेक्टर्स ने क्या किया, 20,000 का ले लिया, इट मीन्स जो एक्स्ट्रा 10,000 थे उसके लिए कौन लायबल होगा, डायरेक्टर्स पर्सनली। सो ये था हमारा प्रॉपर जो हमने किया स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ एक्सेप्शंस, वो सर्कमस्टांसेस जिनमें कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती, कंपनी और डायरेक्टर्स में जो वेल होता है, पर्दा होता है, वो उठाया जाता है कोर्ट की तरफ से, जिसे हम लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी का वेल है ना, कंपनी में पर्दा जो वो उठाना है। और कंक्लूजन में हमने लिख देना कि अगर कोई भी ऑनर कंपनी का फ्रॉडलेंट एक्ट करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, गलत काम करता है, कॉर्पोरेट जो वेल है वो लिफ्ट अप होगा और जो लोग डायरेक्टर्स चाहे ऑफिसर्स ऑनर्स एवरीवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और हु इज़ लायबल टू दैट ऑफेंस, वो डिफ़ॉल्ट के लिए वो लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। जिसने गलती की है वही खुद भरपाई करेगा, कोई और तीसरा बंदा आकर बीच में भरपाई नहीं करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो हमने आज कवर आउट किया। आई होप ये आपको समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।